दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी और राजस्थान पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 31। दोस्तों इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 0, विद्युत धारा का आधा, विद्युत धारा के बराबर या अनंत। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है और इसका प्रतिरोध अनंत होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। दूसरा है कि यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है? दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं। 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था और यूरिया में लगभग 46.4% नाइट्रोजन पाई जाती है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2CONH2। देखिए ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सीडमा रोग होता है और दूसरा है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पैराथायराइड हार्मोन का स्राव होता है। तो इनमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों इसमें केवल कथन एक सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण अवटुग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड से होता है और थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सीडमा तथा घेंघा रोग होता है। और पैराथायराइड हार्मोन दोस्तों इसका स्रावण रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर होता है, अधिक होने पर नहीं। तो इसलिए कथन 1 आपका सही है और कथन 2 सही नहीं है। तो केवल कथन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में शारीरिक अंग और सूची 2 में उनसे संबंधित अस्थियों के नाम दिए गए हैं। जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। घुटने में दोस्तों पटेला हड्डी होती है। कलाई में कार्पल्स होता है और कर्ण अस्थियां मैलियस होती हैं। तो याद कर लीजिए, जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है, कलाई की हड्डी को कार्पल्स, घुटना को पटेला और कर्ण अस्थियों को मैलियस कहा जाता है। तो 2, 4, 1 और 3 ऑप्शंस देखते हैं। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके हार्मोन दिए गए हैं और सूची 2 में ग्रंथि दी गई हैं कि ये हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। देखिए एपिनेफ्रिन ये जो है मेडुला ग्रंथि से संबंधित है। कैल्सिटोनिन ये परा आवट ग्रंथि से स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन दोस्तों अंडाशय से स्रावित होता है और एसटीएच हार्मोन ये पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 और 1 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर अशोक की उपाधि और उससे संबंधित अभिलेखों को सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों, मस्की अभिलेख
मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो महत्वपूर्ण है, बुद्ध शाक्य अशोक को मास्की अभिलेख में कहा गया है। मगधाधिराज ये आपका भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। महाराजकुमार ये पानगोरिया के अभिलेख में महाराजकुमार कहा गया है अशोक को। और बाराबर के अभिलेख में या गुहा लेख में दोस्तों अशोक को पियदस्सी राजा कहा गया है। तो सही सुमेलन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, भाब्रू में मगधाधिराज कहा गया है, पानगोरिया अभिलेख में इसको महाराजकुमार की संज्ञा दी गई है और बाराबर के गुहा लेख में इसको पियदस्सी राजा कहा गया है। और ये सभी सम्राट अशोक की उपाधियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि प्रवरसेन द्वितीय ने प्रवरपुर नामक राजधानी की स्थापना की थी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो उत्तर है दोस्तों केवल 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, पहला कथन गलत क्यों है? तो वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय ने दोस्तों ये सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी, प्रवरसेन प्रथम ने नहीं किया था। और उसने प्रवरपुर में नई राजधानी स्थापित की और स्वर्ण युग की स्थापना का दावा किया। इसकी एक उपाधि परम माहेश्वर थी। और दूसरा कि प्रवरसेन द्वितीय ने प्रवरपुर नामक राजधानी की स्थापना की थी, ये आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसमें आपका कथन दिया गया है प्रवरसेन प्रथम ने सेतुबंध की रचना की थी, इसलिए ये सही कथन नहीं होगा। दूसरा कथन सही है क्योंकि प्रवरसेन द्वितीय ने दोस्तों प्रवरपुर में नई राजधानी स्थापित की और इसने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दर्शाई गई है। देखिए, करणपुरा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, सोहागपुर सोन नदी घाटी में, सोनहट महानदी घाटी में और सिंगरेनी गोदावरी नदी घाटी में स्थित है आपका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोयला क्षेत्र और उनका सुमेलन करणपुरा ऊपरी दामोदर घाटी, सोहागपुर सोन नदी घाटी, सोनहट महानदी घाटी और सिंगरेनी गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। तो ये सीधे सीधे सुमेलन है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। इसमें सूची 1 में नगर और सूची 2 में उनके वो किस नदी के किनारे स्थित हैं उसको दिया गया है। देखिए दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड ये आपका वोल्गा नदी के तट पर है। रोम तो आप जानते हैं रोम टाइबर नदी के किनारे है और बगदाद ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। तो सुमेलन क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है और कथन 2 है कि बिटुमिन कोयले के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में हैं। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही कथन सही नहीं हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार और उत्पादन तमिलनाडु में होता है, न कि झारखंड में। और दूसरा, तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। और बिटुमिन कोयला जो है दोस्तों, झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र बिटुमिन के लिए जाना जाता है और
ये तमिलनाडु में बिटुमिन नहीं है। दोस्तों झारखंड के झरिया क्षेत्र में देश के 90% बिटुमिन कोयले के भंडार स्थित हैं। तो दोनों कथन आपके गलत हैं। लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड में नहीं बल्कि तमिलनाडु में हैं, और बिटुमिन कोयले के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में नहीं बल्कि झारखंड में हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा न तो 1 न 2, यानी ऑप्शन डी कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया, देखिए आयर झील ऑस्ट्रेलिया ये आपका सही सुमेलित है। ओनेगा झील रूस में, ये भी सही सुमेलित है। बालखस झील तुर्की, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बालखस झील दोस्तों ये याद रखिएगा कजाखस्तान में स्थित है, न कि तुर्की में। और ये जो है दोस्तों इसका क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा रेंडियर झील आपका कनाडा में स्थित है। तो ए, बी और डी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी बालखस झील तुर्की में नहीं बल्कि कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, और दूसरा कथन है देश में सर्वाधिक चीनी की मिलें महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन 2, केवल कथन 2 आपका सही उत्तर है। पश्मीना ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त नहीं होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पश्मीना ऊन ये खरगोश से नहीं बल्कि बकरी से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। इसलिए पहला कथन आपका गलत है। खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। और देश में सर्वाधिक चीनी की मिलें महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ पर केवल 2 कथन आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। एक बार फिर से जान लीजिए, पश्मीना ऊन दोस्तों बकरी से प्राप्त होती है और खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पठार और उनसे संबंधित क्षेत्रों का जो है सुमेलन करना है। इसमें देखिए यूकन का पठार स्पेन दिया गया है, तो यूकन का पठार दोस्तों ये अलास्का में है। अनातोलिया का पठार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तुर्की में है। इसके अलावा मालागासी पठार मेडागास्कर द्वीप पर स्थित है, और मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। तो सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। एक बार फिर से देखते हैं, 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूकन का पठार अलास्का क्षेत्र में, अनातोलिया का पठार तुर्की में, मालागासी का पठार मेडागास्कर में और मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नोट छापने का कागज़ बनाने के लिए कारखाना कहाँ पर स्थित है? नेपानगर, होशंगाबाद, श्रीरामपुर या फिर नैनी में? तो सही उत्तर ऑप्शन बी होशंगाबाद में। दोस्तों नोट छापने का कागज़ बनाने के लिए जो कारखाना है होशंगाबाद में है। नेपानगर में आप जानते हैं अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना है, और श्रीरामपुर में कागज़ का सबसे पहला आधुनिक उद्योग लगाने का प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन है कि ला नीना एक शीतल जलधारा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोरियालिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं, और ला नीना एक शीतल जलधारा है। तो दोनों ही कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पर स्थित वनों को मोन्टाना कहते हैं, और दूसरा कथन है इटली को लघु यूरोप कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है?
तो देखिए दोस्तों, दोनों ही कथन ये आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मोंटाना वन एंडीज पर्वतमाला के जो है पूर्वी ढलान पर पाए जाते हैं, रॉकी पर्वतमाला के नहीं। और दूसरा है, अपनी भूमि और जलवायु के कारण फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, इटली को नहीं कहा जाता है जी। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है और इटली में बहने वाली पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? तो आप जानते हैं धारवाड़ चट्टानें। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। धारवाड़ चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं और प्रमुख धातु जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं और ये चट्टानें धात्विक खनिजों की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जलप्रपात और नदियों का इसमें क्रम दिया है। देखिए दोस्तों, जलप्रपात इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर सही है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर सही है। दूध सागर मांडवी नदी पर, ये भी सही है। और झारखंड स्वर्ण रेखा नदी पर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए, झारखंड जलप्रपात ये टोंस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, टोंस नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर नहीं। और स्वर्ण रेखा नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा, झारखंड जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर नहीं बल्कि टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है फुलहर, रूपकुंड, चोलामू या चपनाला। तो उत्तर है ऑप्शन सी, चोलामू झील। दोस्तों देखिए, चोलामू झील जो है ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम राज्य में है चोलामू झील। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम की चोलामू झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, इसको कंकाल झील भी कहते हैं। चपनाला झील असम में और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? देखिए, महाद्वीप और सबसे छोटा देश आपको इसमें सुमेलन करना है। एशिया, मालदीव। तो एशिया दोस्तों, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका, मॉरिशस। तो मॉरिशस अफ्रीका का सबसे छोटा देश नहीं बल्कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश आपका सेशेल्स है। सेशेल्स, याद रखिएगा, सेशेल्स अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। उत्तरी अमेरिका का दोस्तों सबसे छोटा देश ये आपका दिया है ग्रेनाडा। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? ये ग्रेनाडा नहीं है बल्कि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये सेंट किट्स एंड नेविस है। सेंट किट्स एंड नेविस उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। और यूरोप का जो है दोस्तों, यूरोप का सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी है, तो ये सही है। देखिए, एशिया का सबसे छोटा देश दोस्तों ये मालदीव है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स है और अफ्रीकी मुख्य भूमि का सबसे छोटा देश गैम्बिया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है और इसका क्षेत्रफल केवल 261 वर्ग किलोमीटर है। और ग्रेनाडा उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित नहीं हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए 2 और 3 आपके सही सुमेलित नहीं हैं, 1 और 4 सही है। आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए 2 और 3 आपके सही सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी तट रेखा वाला देश कौन सा है? रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो सही उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया। ये जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इंडोनेशिया की तट रेखा इनमें सबसे लंबी है
और दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है। उसके बाद इंडोनेशिया, नॉर्वे, रूस और फिलीपींस आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल्लू घाटी एक नमन घाटी है। दूसरा कथन है कि फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो देखिए, कुल्लू घाटी एक नमन घाटी नहीं बल्कि एक अनुप्रस्थ घाटी है। याद रखिएगा, कुल्लू घाटी नमन घाटी नहीं बल्कि अनुप्रस्थ घाटी है। नमन घाटी का उदाहरण कांगड़ा घाटी है, जिसका विस्तार धौलाधार श्रेणी के निचले भागों से लेकर ब्यास नदी के दक्षिणी भाग तक है। और दूसरा है कि फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, यूपी स्पेशल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके झांसी, ललितपुर, सहारनपुर और सीतापुर। तो सही उत्तर है ललितपुर, ऑप्शन बी। दोस्तों, ललितपुर केवल झांसी की सीमा को स्पर्श करता है, यानी उत्तर प्रदेश का ये जिला सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। ललितपुर झांसी को काटकर बनाया गया नया जिला था और ये केवल झांसी को टच करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है और उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? देखिए, मथुरा, प्रयागराज, झांसी और रामपुर। तो सही उत्तर है मथुरा और आगरा। देखिए, मथुरा और आगरा दोस्तों ये वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं और जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। ये कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पर? तो ये ओंकारेश्वर बांध जलाशय में किया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विगत जुलाई माह में यानी जुलाई 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान या यूएई। तो उत्तर है भूटान में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटानी वित्त मंत्री लियोनपो नामतेसेरिंग द्वारा भूटान में भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया गया। और भीम आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित मोबाइल भुगतान ऐप है और इसका शुभारंभ भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जुलाई 2020 में जो है भूटान में किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में 31वें नाटो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर। ऑप्शन है बेल्जियम, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन। तो सही उत्तर है 31वें नाटो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में इसके कुल 30 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट समेरू एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और दूसरा कथन है कि ये हवाई द्वीप पर स्थित है। इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए, इसमें से दोनों ही कथन सही नहीं हैं, क्योंकि देखिए माउंट समेरू एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये याद रखिएगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट समेरू और ये इंडोनेशिया में स्थित है, न कि हवाई द्वीप पर। तो पहला कथन तो गलत हुआ ही, दूसरा कथन भी गलत है। और दोस्तों, माउंट समेरू जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो याद रखिएगा, माउंट समेरू इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये आपका इस आधार पे प्रश्न आए तो आप उसको सही करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसने 2026 के अंत तक
चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है आपके यूएसए, चीन, फ्रांस और रूस। तो सही उत्तर है यूएसए। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 2026 के अंत तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई गई है और ये कार्य की योजना नासा और अमेरिकी ऊर्जा विभाग के सहयोग से तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों से सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें देखिए, पहला कथन है कि राबिया एकमात्र मुगल महिला सूफी थी और दूसरा है कि मुनिस अल अरवाह का संकलन जहां आरा बेगम ने किया था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, केवल कथन 2 आपका सही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि जहां आरा बेगम एकमात्र मुगल महिला सूफी थी तो राबिया नहीं थी, बल्कि जहां आरा बेगम एकमात्र मुगल महिला सूफी थी जबकि राबिया पहली सूफी महिला थी। और कथन 1 असत्य हो जाएगा। जहां आरा ने दोस्तों चिश्ती संतों के सम्मान में मुनिस अल अरवाह की रचना की थी, इसलिए कथन 2 सही है। इसने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत भी लिखा था। अगला प्रश्न है, और देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका आखिरी प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि औरंगजेब वहदत उल वजूद विचारधारा का समर्थक था। कारण है कि यह विचारधारा परम तत्व की एकता का समर्थन करती है। वहदत उल वजूद या तौहीद ए वजूदी विचारधारा अस्तित्व की एकता या परम तत्व की एकता का समर्थन करने वाला सर्वेश्वरवादी सिद्धांत था और इस सिद्धांत के प्रतिपादक सूफी इब्ने अरबी थे। गौरतलब है कि अकबर इसी सिद्धांत का समर्थक था, न कि औरंगजेब। तो देखिए, औरंगजेब वहदत उल वजूद का नहीं बल्कि अकबर जो है वहदत उल वजूद विचारधारा का समर्थक था। कारण है कि यह विचारधारा परम तत्व की एकता का समर्थन करती है। तो ये सही है। तो ए आपका कथन जो है गलत है, आर सही है। विकल्प देखते हैं, ए सही जबकि आर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का टेस्ट सीरीज जिसमें हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी खंड से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों का स्टैंडर्ड यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप हैं, इसलिए ये प्रश्न आगे आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इनको आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।